हेलो एवरीवन, वेलकम टू द स्टडी कॉन्सेप्ट एमपीजीके की एमसीक्यू सीरीज में आपका फिर से स्वागत है। और इसका ये 61वां वीडियो है जिसमें कि मैं लगातार टॉपिक वाइज वीडियो ला रहा हूं और सारे इंपॉर्टेंट एमसीक्यूज इसमें कवर कर रहा हूं। तो आप सारे विद्यार्थी जो कि मध्य प्रदेश जीके की तैयारी कर रहे हैं और उसका अध्ययन करना चाहते हैं एमसीक्यू के माध्यम से, तो मेरे इस वीडियो को आखिरी तक देखें। और लगातार मेरी इस सीरीज से जो कि मध्य प्रदेश जीके पर आधारित पूरी सीरीज चल रही है, लगातार 10,000 क्वेश्चन की ये सीरीज है। तो लगातार आप ये सीरीज के साथ में जुड़ जाएं और वो सारे वीडियोज जो कि मैं इस सीरीज के माध्यम से ला रहा हूँ, लगातार देखें और आखिरी तक देखें। और मेरी वीडियोस को लाइक और शेयर जरूर करें, ठीक है ना। ज्यादा से ज्यादा शेयर करें जिससे कि अन्य वो परीक्षार्थी जो कि मध्य प्रदेश जीके को मिस कर रहे हैं, एमसीक्यूज को मिस कर रहे हैं, जो कि टॉपिक वाइज चल रही है, वो भी ज्यादा से ज्यादा जुड़कर मेरे मध्य प्रदेश जीके की सीरीज से अपना जीके का पूरा पार्ट कवर कर सकें। आपको करना क्या होगा, मेरा स्टडी कॉन्सेप्ट चैनल सब्सक्राइब करना पड़ेगा ऑल नोटिफिकेशन के साथ में। ऑल का रेडियो बटन सिलेक्ट करने के बाद सब्सक्राइब का बटन क्लिक करना है, जिससे कि आपको सारी वीडियोस के नोटिफिकेशन मिलेंगे। साथ ही साथ मेरा टेलीग्राम चैनल, जिसका कि लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा बिल्कुल शुरुआत में ही, उसको भी आप ज्वाइन कर लेना, जिससे कि आपको जितने भी पीडीएफ नोट्स हैं वो भी वहाँ पे प्रोवाइड किए जाएंगे। और साथ में वो सारे वीडियोस के लिंक्स जो कि यूट्यूब पे मैंने डाले हुए हैं, उन सभी के लिंक्स वहाँ पर पड़े हुए हैं। तो यू कैन वॉच डायरेक्टली ऑल द वीडियोज टू क्लिकिंग दैट पर्टिकुलर लिंक। तो सारे वीडियोज को आप वहाँ से क्लिक करके ज्वाइन कर सकते हैं और सारे वीडियो देख सकते हैं, चाहे मध्य प्रदेश जीके हो या फिर एमपीपीएससी की एमसीक्यू सीरीज, कंप्यूटर जीके, या फिर टॉपिक वाइज जो मैंने थ्योरी क्लास ली है, वो सारे वीडियोस वहां पर उनके लिंक मिल जाएंगे। आप उनसे ज्वाइन कर सकते हैं और सारे वीडियो से अपना एमपीजीके और अदर पार्ट कंप्लीट कर सकते हैं। तो वीडियो को अंत तक देखिएगा। ये वाले को मैं शुरू कर रहा हूँ। अगले इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस बहुत ही बेहद इंपॉर्टेंट है, वीडियो को अंत तक आप जरूर देखिएगा। लीजिए, पहला प्रश्न आ गया इस वीडियो का। तवा, देनबा, शक्कर निम्न में से किस नदी की सहायक नदियां हैं? क्वेश्चन है ये। चंबल, नर्मदा, ताप्ती या क्षिप्रा? तो इसका सही विकल्प है नर्मदा नदी। नर्मदा नदी इज द करेक्ट आंसर। ये तीनों की तीनों नदियां नर्मदा की ये सहायक नदियां हैं। इसमें आपको बताना चाहता हूं कि नर्मदा की टोटल कितनी नदियां हैं जो कि सहायक नदियां हैं, वो है 41 सहायक नदियां हैं जो कि मध्य प्रदेश और गुजरात को मिलाकर है। अगर इसको देखा जाए तो मध्य प्रदेश में कुल 39 नदियां हैं जो कि नर्मदा में आके मिलती हैं, और गुजरात में 2 नदियां हैं जो कि गुजरात से मिलती हैं। तो टोटल मिलाकर 41 सहायक नदियां हैं जो कि मध्य प्रदेश में मिलती हैं। अगर इसमें स्पेसिफिक क्षेत्र की बात की जाए, जैसे कि लेफ्ट साइड से कितनी नदी हैं जो कि नर्मदा में मिलती हैं, और राइट साइड से, क्योंकि नर्मदा घाटी मध्य प्रदेश की बिल्कुल बीच से गुजरती है, ठीक है ना। उत्तर में जो है वो विंध्य क्षेत्र है, और दक्षिण में क्या है, दक्षिण में है सतपुड़ा, ठीक है ना। तो इसको आपको क्लियर करना है, ठीक है ना, लेफ्ट साइड और राइट साइड। तो इस तरीके से क्लियर करना है कि ये लेफ्ट साइड हो गया, और क्योंकि मोहाने से अपन इसका फ्रंट लें तो ये लेफ्ट साइड होता है और ये राइट साइड होता है। तो अगर लेफ्ट साइड से देखा जाए तो लेफ्ट साइड से टोटल कितनी नदियां हैं जो कि इसमें क्या नाम है इसका, सतपुड़ा वो नर्मदा नदी में मिलती हैं। तो टोटल 22 नदियां जो हैं लेफ्ट साइड से नर्मदा नदी में मिलती हैं, और 19 नदियां जो हैं वो राइट साइड से मध्य प्रदेश में जुड़ती हैं। ये एमपी के बारे में बता रहा हूँ। बाकी दो जो नदियां हैं, वो 2 नदियां गुजरात से जो मिलती हैं वो हैं सांग और करजन नदी, ठीक है ना। जो गुजरात में मिलती हैं इंपॉर्टेंट है, गुजरात से मध्य प्रदेश में की वो सॉरी नर्मदा नदी में कितनी नदियां मिलती हैं, तो उनके नाम आपको बिल्कुल याद होने चाहिए। एक तो है सांग नदी और दूसरी है करजन करजन नदी। ये दोनों नदियां गुजरात में मिलती हैं। तो टोटल कितनी हो गई, 41 नदियां हो गई, 39 जो कि मध्य प्रदेश में है और ये दोनों जो कि गुजरात में है। क्लियर हो गया। चलिए आगे बढ़ते हैं। अगला प्रश्न आ गया आपका सेकंड नंबर। नर्मदा एक अलग जल निकासी पैटर्न को दर्शाती है क्योंकि, क्यों दर्शाती है? ऑप्शन आपके सामने है। यह पश्चिम की ओर बहती है, यह एक दरार घाटी से होकर प्रवाहित होती है, यह भी कई सहायक नदियों के पास नहीं है, और ये एक छोटी नदी है। तो इसका जो सही विकल्प है वो है यह एक दरार घाटी से प्रवाहित होकर बहती है, इसलिए ये एक अलग पैटर्न दर्शाती है। देखिए, दरार घाटी से जितनी भी नदियां बह के बहती हैं, ठीक है ना, वो भ्रंश घाटी का निर्माण करती हैं। ये आपको बिल्कुल क्लियर होना चाहिए। ये नर्मदा नदी भ्रंश घाटी का निर्माण करती है, और भ्रंश यानी कि दरार से, यानी कि छोटी छोटी दरारों से, और भ्रंश मतलब गहरी, ठीक है ना, गहरी जो घाटी है उससे ये होकर बहती है। तो इस कारण से इसका सबसे बड़ा फैक्ट ये है कि जो भी नदी दरारों से या फिर गहरी भ्रंश घाटियों से होकर बहती है, वो एस्चुरी का निर्माण करती है। ध्यान रखिएगा, एस्चुरी मतलब क्या होता है? एस्चुरी का मतलब होता है ज्वर, ठीक है ना। एस्चुरी का मतलब होता है ज्वर,
ज्वार उन्मुख, ठीक है ना, ज्वार का निर्माण करती है, यानी कि ज्वार एकदम से नीचे खाई में गिरता हुआ, ठीक है ना, एकदम गहरी खाइयों से होती हुई नीचे सीधे के सीधे एक साथ फ्लो में जो नदी गिरती है उसको बोलते हैं एस्चुरी, ठीक है ना। और जो खुले मैदान से, क्योंकि जो दरार से होकर बहेगी वो एस्चुरी का निर्माण करेगी नदी, और जो खुले मैदानों से बहती है वो डेल्टा का, खुले मैदानों में आ जाती है और छोटी-छोटी धाराओं में विभाजित होकर बड़े मैदान क्षेत्र में बट जाती है। वो उसका जो फ्लो होता है वो धीमा होता है, स्लो होता है, एकदम तेज बहाव नहीं होता। लेकिन एस्चुरी में तेज फ्लो के साथ में गहरी खाई में गिरती है तो उसको बोलते हैं एस्चुरी। और डेल्टा मतलब धीमे से ही, धीमे कम रफ्तार से आगे बढ़ती है, खुले मैदान में बहती हुई ज्यादा क्षेत्र में बढ़ती हुई आगे जाती है, उसको बोलते हैं डेल्टा। तो नर्मदा, नर्मदा के साथ में ताप्ती और माही, ये तीनों नदी जो हैं ये एस्चुरी का निर्माण करती हैं, और तीनों की तीनों अरब सागर में खंबात की खाड़ी में गिरती हैं। ये आपको क्लियर होना चाहिए। मध्य प्रदेश की 3 नदियां, एक तो नर्मदा हो गई जो कि मैं कई बार आपको बता भी चुका हूं, ठीक है ना, दूसरी है ताप्ती, ठीक है ना, और तीसरी है माही नदी, ठीक है ना। तीनों की तीनों पश्चिम मुखी हैं, ठीक है ना, ये आपको क्लियर होना चाहिए। ये पश्चिमी मुखी हैं और खंबात की खाड़ी में अरब सागर में जाके गिरती हैं, ठीक है। बार बार मैं आपको ये दोहराता रहता हूँ जिससे कि आपका रिवीजन होता रहे। क्लियर हो गया। और इस पे जो खंबात की खाड़ी में ये नर्मदा नदी एस्चुरी बना के गिरती है, इसका जो टोटल मुहाना है यहाँ से कि एस्चुरी का निर्माण करती है वो कितना है, वो है 27 किलोमीटर का, ठीक है। खंबात की खाड़ी में 27 किलोमीटर लंबा मुहाना है यहाँ से कि ये एस्चुरी, ठीक है ना, ज्वार का बनाती हुई नीचे गिरती है। ये आपको क्लियर होना चाहिए, ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं। अगला प्रश्न आ गया आपके सामने। नर्मदा और ताप्ती एक गहरे चैनल के माध्यम से समुद्र में मिलती हैं, उससे क्या कहते हैं? देखिए मैंने अभी आपको पिछले क्वेश्चन में इसके बारे में पूरा एक्सप्लेन किया। ज्वर कहते हैं, बाढ़ कहते हैं, नदी का दहाना कहते हैं, या फिर पुल कहते हैं। तो उसको कहते हैं ज्वर, ज्वर यानी कि एस्चुरी, ठीक है ना, जो कि मैं आपको पहले ही बता चुका हूं, ठीक है। क्लियर हो गया। एस्चुरी, इंग्लिश में इसको एस्चुरी ही कहा जाता है, ठीक है ना। इसको कि मैं यहाँ लिख रहा हूं एस्चुरी, एस्चुरी का निर्माण करते हैं इंग्लिश में, ठीक है ना, ESTUARY, ठीक है ना। एस्चुरी यानी कि ज्वार, ठीक है ना, ज्वार का निर्माण करती है, नर्मदा है चाहे ताप्ती हो और माही नदी, ठीक है। इसके बारे में मैंने पूरा एक्सप्लेनेशन आपको दे दिया है पिछले प्रश्न में। आगे बढ़ते हैं। अगला प्रश्न आ गया। मध्य प्रदेश के सिवनी जिले की जो जीवन रेखा है वो किस नदी को कहा जाता है? सिवनी जिले की वर्धा, देव नदी, बावनथड़ी, या फिर वैनगंगा। तो इसका जो सही विकल्प है वो है डी, वैनगंगा। जैसे कि मैं आपको पिछले प्रश्नों में भी बता चुका हूँ, सिवनी नदी से जो मुख्य नदी निकलती है वो कौन सी है? वैनगंगा नदी। और इस वैनगंगा नदी पर ही कीचड़ बांध बनाया गया है, जो कि मैं आपको बता चुका हूँ, ठीक है ना। एशिया का सबसे बड़ा बांध कीचड़ बांध या फिर मट्टी का बांध, ठीक है ना, सबसे बड़ा मट्टी का बांध बनाया गया है या फिर सबसे बड़ा कीचड़ का बांध का निर्माण किया गया है, ठीक है। ये क्लियर है, वैनगंगा नदी। और इस वैनगंगा नदी की टोटल कितनी सहायक नदियां हैं? तो कुल 12 इसकी सहायक द्रोणी हैं जो कि वैनगंगा नदी में जाके मिलती है। और ये दक्षिण मुखी है, ये क्लियर होना चाहिए, दक्षिण में, दक्षिण की ओर बहती है, और गोदावरी की ये सहायक नदी है, यानी कि आखिरी में जाके ये गोदावरी में जाके मिल जाती है, और जो कि गोदावरी नदी नासिक के त्र्यंबकेश्वर से निकलती है, ठीक है, और बंगाल की खाड़ी में जाके गिरती है। क्लियर हो गया। और ये गोदावरी जो नदी है ये टोटल 570 किलोमीटर बहती है, ठीक है ना। इसकी अगर लंबाई अपन देखी जाए तो ये 570 किलोमीटर बहती है, और बाकी अन्य नदियां इसमें आकर मिलती हैं, जैसे कि कौन सी? एक तो वर्धा नदी जो कि वैनगंगा नदी में जाके मिलती है, इंपॉर्टेंट पॉइंट है, यहाँ पर आके मिलती है, उसको प्राणहिता संगम कहते हैं। क्लियर हो गया। और दूसरी है बाघ नदी, थर्री नदी, ठेला नदी, ठीक है ना। और साथ में एक पेंच नदी है, बहुत इंपॉर्टेंट है, जिसमें कि पेंच राष्ट्रीय उद्यान, ठीक है ना, जिसको कि इंदिरा गांधी राष्ट्रीय उद्यान भी कहा जाता है, वो राष्ट्रीय उद्यान इसी नदी के पास में है। और पेंच, जिसको कि रुडयार्ड किपलिंग की जो बुक है द मोगली जंगल बुक, वो पेंच नदी के पास में जो पेंच राष्ट्रीय उद्यान है उसी पर ही प्रभावित होकर ही लिखी है, ठीक है ना। तो पेंच नदी भी वैनगंगा नदी की सहायक नदी है, जो कि सिवनी में ही इसका उद्गम है, ठीक है ना, पेंच नदी का। और ये बालाघाट से होती हुई जाती है, ठीक है ना। तो बालाघाट को भी काफी कुछ इसमें मदद मिलती है सिंचाई में। क्लियर हो गया। चलिए आगे बढ़ते हैं। आगे बढ़ने से पहले मैं आपको बताना चाहता हूं अनअकैडमी के बारे में। अनअकैडमी इंडिया का लार्जेस्ट लर्निंग प्लेटफॉर्म है। यहाँ पे आप ट्रैक कर सकते हैं एमपीपीएससी वेपन्स के वो सारे एग्जाम्स जिसकी आप प्रिपरेशंस कर रहे हैं।
अनअकैडमी के प्लस सब्सक्रिप्शन वाले जो बैचेस होते हैं उनमें आपको मिलता है अनलिमिटेड लाइव एंड रिकॉर्डेड कोर्सेज का एक्सेस, जो कि आपको वहां पर पढ़ाते हैं इंडिया के बेस्ट एजुकेटर्स। तो जल्दी सब्सक्राइब करें अनअकैडमी के एमपीपीएससी एंड व्यापम्स के कोर्सेज को और क्रैक करने के लिए तैयार हो जाइए। अनअकैडमी पे प्लस सब्सक्रिप्शन के साथ साथ फ्री प्लान भी हैं, उसके बेनिफिट भी आप जान लें। फ्री क्लासेस में आपको वीकली 500 फ्री लाइव क्लासेस विद लाइव डाउट क्लियरिंग मिलेंगी, साथ ही साथ में फ्री लाइव क्विज जिसमें कि आपको 20,000 से ज्यादा क्वेश्चंस मिलने वाले हैं और आप वीकली फ्री मॉक टेस्ट भी इसमें लगा सकते हैं। ठीक है, प्लस सब्सक्रिप्शन के लिए सिर्फ कुछ ही दिन शेष रह गए हैं जिसमें कि आपको 10% का डिस्काउंट मिलने वाला है। तो जल्दी कीजिए, मेरा कोड जो कि हरदयाल कुशवाहा है उसको यूज करते हुए आप प्लस सब्सक्रिप्शन का जो बैचेज हैं या फिर जो भी कोर्सेज हैं उस पर आप सब्सक्राइब कीजिए और सीधे 10% का डिस्काउंट आपको मेरा कोड हरदयाल कुशवाहा यूज करते हुए आपको मिलेगा। अनअकैडमी आपके लिए लाया है मिशन रैंक एमपी पुलिस कांस्टेबल फ्री रिवीजन कैंप्स। यहाँ पे भी आपको मिलेंगी फ्री स्पेशल क्लासेस एंड वीकली मॉक टेस्ट, और ये सारी क्लासेस स्टार्ट हो चुकी हैं 26 फरवरी 2021 से और ये कैंप चलेगा 12 मार्च 2021 तक। तो देरी ना करें, फ्री वाले जो प्लान्स हैं उसमें आप ज्वाइन करके ये सारे जितने भी स्पेशल क्लासेस हैं और मॉक टेस्ट उसको आप ज्वाइन कर सकते हैं। एवरी सैटरडे यहाँ पर आपको कंडक्ट कराया जाएगा वीकली मॉक टेस्ट जो कि फुल लेंथ पेपर का होगा, जो कि जिसका टाइम रहेगा सुबह 10 बजे से। एवरी संडे आपको ड्यूल एडुकेटर्स एनर्जी स्ट्रेटेजी सेशंस क्लासेस जिसमें कि आपको पूरा डिस्कशन मिलेगा प्रीवियस ईयर्स के क्वेश्चंस का, जो कि आपको लेंगे रूप सिंह जी, गौरव शर्मा, कपिल कांत शर्मा जी और लोकेश खावले जी। आइए अब जान लेते हैं फ्री सब्सक्रिप्शन कैसे लेना है, आपको कैसे अनलॉक करना है फ्री सब्सक्रिप्शन को। सबसे पहले तो आपको अनअकैडमी का जो ऐप है आपके मोबाइल पर आपको डाउनलोड करना है। देन उसके बाद में एमपीपीएससी एंड व्यापम्स जो गोल है वो आपको गोल सेलेक्ट करते हुए मेरा रेफरल कोड जो कि हरदयाल कुशवाहा रेड कैपिटल लेटर में लिखा हुआ है उसका यूज करते हुए आप फ्री प्लान को अनलॉक कर सकते हैं। आइए आप जान लेते हैं प्लस बैचेस की जो फीचर्स हैं उसके बारे में। देखिए, प्लस बैचेस के जो फीचर्स हैं उसमें आपको आपके जो फेवरेट एजुकेटर्स हैं उससे आपको पढ़ने का मौका मिलेगा। साथ ही साथ में आपको जितने भी एग्जाम्स हैं, ठीक है ना, उन सारे एग्जाम्स की यहाँ पर प्रिपरेशन करने का कंप्लीट मौका मिलने वाला है। आपके मन में जो भी डाउट चल रहे हैं पर्टिकुलर टॉपिक पर, वो सारे डाउट यहाँ पर क्लियर होंगे हर सेशन में, और साथ ही साथ में पूरा सिलेबस यहाँ पर कवर कराया जाएगा और आपको फ्री टेस्ट सीरीज का पूरा एक्सेस मिलेगा और वीकली फ्री मॉक टेस्ट भी यहाँ पर कंडक्ट कराए जाएंगे। और भी बहुत सारे फीचर्स आपको मिलेंगे जैसे कि वीकली मेगा क्विज भी यहाँ पे कंडक्ट होंगी। साथ में आपके डाउट क्लियरिंग पर्टिकुलर जो टॉप एजुकेटर्स हैं उनसे आप कनेक्ट करके डाउट क्लियर कर सकते हैं, और सारे के सारे यहाँ पर जो भी नोट्स हैं वो भी आप डाउनलोड कर सकते हैं आपके प्लस सब्सक्रिप्शन बैचेस से। आइए जान लेते हैं फ्री वर्सेस प्लस में क्या डिफरेंस है। देखिए, फ्री में आपको लिमिटेड सिलेबस मिलेगा, वहीं आपको प्लस जो बैच होंगे उसमें आपको कंप्लीट सिलेबस मिलने वाला है। और यहाँ पर फ्री में आपको जो प्रैक्टिस टेस्ट हैं वो लिमिटेड मिलेंगे, लेकिन यहाँ पर प्रैक्टिस टेस्ट जो मिलेंगे वो अनलिमिटेड मिलने वाले हैं प्लस प्लान में। और फ्री में आपको जो पीडीएफ और नोट्स हैं वो लिमिटेड रहते हैं, और यहाँ पर जो प्लस बैचेस होते हैं वहां पर आपको अनलिमिटेड पीडीएफ और नोट्स एक्सेस करने का पूरा मौका मिलता है। वहीं पे फ्री प्लान में आपको जो डाउट क्लियरिंग सेशन होते हैं टॉप एजुकेटर्स के वो लिमिटेड होते हैं, और यहाँ पर आपको टॉप एजुकेटर्स जो कि प्लस प्लान है रेगुलर आपके डाउट क्लियर करते हैं हर सेशन में। अनअकैडमी अब आपके लिए लाया है लक्ष्य एमपीपीएससी 2020, जिसमें कि आपको एमपीपीएससी के फाउंडेशन कोर्स और प्रीलिम्स व मेंस के आंसर राइटिंग की प्रैक्टिस कराई जाएगी, वो भी हिंदी में। अच्छा, ये बैच स्टार्ट हो चुका है 5 मार्च से, तो अभी भी देरी नहीं हुई है, इस बैच को भी आप ज्वाइन कर सकते हैं। और मेरा रेफरल कोड जो कि हरदयाल कुशवाहा कैपिटल लेटर में लिखा हुआ है उसको यूज करते हुए आप 10% का कोर्सेज में प्लस कोर्सेज में डिस्काउंट पा सकते हैं। तो जल्दी कीजिए और अपने लक्ष्य की तैयारी पूरी कीजिए। आइए जान लेते हैं अनअकैडमी का प्लस सब्सक्रिप्शन कैसे लेना है। सबसे पहले आपको अनअकैडमी का ऐप डाउनलोड करना है जो कि मैं आपको बता चुका हूं। उसके बाद में वहां पे आपको एमपीपीएससी व्यापम्स सिलेक्ट करने के बाद प्लस सब्सक्रिप्शन में जाना है और वहां से जो गेट सब्सक्रिप्शन का बटन है प्लस वाला वो क्लिक करना है, जिससे आपको प्लस
का जो सब्सक्रिप्शन है वो मिल जाएगा और इसमें भी आपको 10% का डिस्काउंट मिलेगा जैसे ही आप मेरा रेफरल कोड हरदयाल कुशवाहा यूज करेंगे। जो भी कोर्स होगा उसमें आपको सीधे 10% का डिस्काउंट फीस में मिलने वाला है। तो जल्दी कीजिए, मौका हाथ से छूटने ना पाए क्योंकि कुछ ही दिन शेष रह गए हैं जिसमें कि आपको 10% डिस्काउंट मिलेगा प्लस कोर्सेज में। और मेरा रेफरल कोड यूज कीजिए और सारे कोर्स आपके मंथली 3 मंथ, 6 मंथ, 12 मंथ, 24 मंथ, 36 मंथ और 48 मंथ्स के हैं जिसमें कि आपको सीधे 10% की डिस्काउंट के बाद में जो प्राइस सामने लिखा हुआ है वो आपको उस प्राइजेस में आपको ये कोर्सेज मिलने वाले हैं। तो जल्दी ही डाउनलोड कीजिए अनअकैडमी का ऐप और क्रैक करने के लिए तैयार हो जाइए एमपीपीएससी व्यापम के सारे एग्जाम्स के लिए। लीजिए अगला प्रश्न आ गया आपके सामने। मध्य प्रदेश में मैकाल श्रेणी के अंतर्गत उद्गमित होने वाली नदियां कौन कौन सी हैं? ऑप्शन आपके सामने है, सोन, कश्यप, नर्मदा सोन, नर्मदा ताप्ती या फिर कावेरी सिंधु। तो इसका सही विकल्प है बी, नर्मदा और सोन नदी जो है वो देखिए मैकाल श्रेणी से निकलती है। दिस इज द करेक्ट आंसर। अच्छा, इसके अलावा और भी नदी हैं जो कि मैकाल श्रेणी से उसका उद्गम है। ठीक है, नर्मदा सोन के अलावा वो है जोहिला, ठीक है ना, जो कि सोन नदी की सहायक नदी है। इसका उद्गम भी मैकाल श्रेणी से हुआ है। ठीक है, क्लियर हो गया। और मैकाल श्रेणी की कहां से हुआ है? ये अमरकंटक, ठीक है ना, ये पॉइंट भी बहुत इंपॉर्टेंट है। अमरकंटक पहाड़ियों से हुआ है और अमरकंटक पहाड़ी कहां पर है, किस तहसील में आती है? ये आती है पुष्पराजगढ़, पुष्पराजगढ़ तहसील के अंतर्गत आती है जिसमें कि ये नदी निकली है। इसमें ये उत्तर से होती हुई पूर्व की तरफ चली जाती है, उत्तर पश्चिम बहाव है इसका, उत्तर पूर्वी बहाव है। और नर्मदा नदी जो है ये पश्चिम की ओर जाती है। सोन नदी गंगा की सहायक नदी है, लेकिन नर्मदा नदी स्वयंभू है, वो किसी की सहायक नदी है, उसकी सहायक नदियां बहुत सारी हैं। ठीक है ना, इसलिए ये पश्चिम की ओर जाती है और खंबात की खाड़ी में सीधे गिरती है। ठीक है ना, तो नर्मदा नदी की द्रोणियां हैं लेकिन नर्मदा नदी किसी की द्रोणी नहीं है। ठीक है ना, नर्मदा नदी की 41 द्रोणियां हैं, लेकिन सोन जो है वो गंगा की द्रोणी कहलाती है, गंगा की नदी कहलाती है, गंगा की सहायक नदी। ठीक है ना, द्रोणी का मतलब समझे आप। चलिए आगे बढ़ते हैं। अगला प्रश्न आ गया आपके सामने। मध्य प्रदेश के छिंदवाड़ा जिले से उद्गमित होने वाली जो शक्कर नदी है वो किसकी सहायक नदी है? नर्मदा, तवा, वैनगंगा या फिर गंगा। तो इसका सही विकल्प है नर्मदा, जो कि मैं आपको पहले ही बता चुका हूं। ठीक है ना, 41 सहायक नदियों में से एक नदी है शक्कर नदी, जो कि मुख्य नदी के रूप में जानी जाती है सहायक नदियों में नर्मदा की। ठीक है ना, दिस इज द करेक्ट आंसर। और ये जरूर ध्यान रखना, ये छिंदवाड़ा से उद्गमित होती है और छिंदवाड़ा के कहाँ से उद्गमित होती है ये भी पता होना चाहिए, अमरवाड़ा तहसील से। ठीक है ना, ये क्लियर होना चाहिए। अमरवाड़ा, अमरवाड़ा जो तहसील है वहां से इसका उद्गम हुआ है। ठीक है, और ये शक्कर नदी कहां पर? नरसिंहपुर में, नरसिंहपुर, ये भी बहुत क्लियर है। नरसिंहपुर जो जिला है, ठीक है ना, जबलपुर के पास में लगा हुआ है, वहां पे आके नर्मदा नदी में ये मिल जाती है। अच्छा, नरसिंहपुर जिले में ही इस पर एक परियोजना प्रस्तावित है जिसका नाम है चिंकी, चिंकी के नाम से। ठीक है ना, चिंकी परियोजना के नाम से एक परियोजना प्रस्तावित है जो कि यहाँ पर अभी क्रियान्वित की जाएगी। इसको भी याद कर लीजिएगा आप। क्लियर हो गया। चलिए आगे बढ़ते हैं। अगला प्रश्न आ गया, नर्मदा नदी के तट पर सीता माता का एक अति प्राचीन मंदिर किस जिले में स्थित है? अनूपपुर, देवास, डिंडोरी या फिर मंडला। तो इसका सही विकल्प है देवास। जो देवास जिला है वहां पर नर्मदा नदी के तट पर सीता माता का अति प्राचीन मंदिर है। और देवास नदी में कहा जाता है, पुराने शास्त्रों में लिखा हुआ है कि यहीं पर लव कुश, ठीक है ना, यहीं पर उन्होंने अपना जीवन बिताया था जब इनको भगवान राम ने छोड़ दिया था वनवास में। तब इन्होंने अपना समय यहीं गुजारा था और लव और कुश जो पुत्र थे उनका जन्म यहीं पर हुआ था। और यहाँ पर सीता माता धरती में समाई थी। ठीक है ना, फैक्ट है ये, धरती पर समाई थी, वहां पर इनका ये मंदिर का निर्माण किया गया है। ठीक है ना, क्लियर है। तो और यहाँ पर ये मंदिर का निर्माण किया गया है, ठीक है ना, वो बहुत ही ज्यादा पॉपुलर है। और इसी जगह पर एक जगह घोड़ा पछाड़ नामक का स्थल भी है। ठीक है ना, जिसको घोड़ा पछाड़ नामक स्थल के नाम से जाते हैं। वहीं पर भगवान राम ने जब अश्वमेध यज्ञ करवाया था तो उस समय की जो अश्वमेध यज्ञ में जो अश्वों को पकड़ा था लव कुश ने, वो यहीं पर घोड़ा पछाड़ स्थल पर ही पकड़ा था। ठीक है ना, तो ये
सारी कथाएं हैं जिसके बारे में आपको जानकारी दे रहा हूं, और अति प्राचीन मंदिर वहीं पर उसी स्थल पर बनाया गया है। क्लियर है? चलिए आगे बढ़ते हैं। अगला प्रश्न आ गया 8वां। निम्नलिखित में से कौन सी नदी चंबल में नहीं मिलती है? बेतवा, पार्वती, काली सिंध या क्षिप्रा? तो इसका जो सही विकल्प है वो है बेतवा। तो बेतवा नदी है, यही नदी है जो कि चंबल नदी में नहीं मिलती है। बाकी पार्वती नदी, काली सिंध नदी और क्षिप्रा नदी, ये तीनों नदी चंबल की द्रोणियां कहलाती हैं। इसके अलावा अन्य नदी भी हैं जो कि चंबल नदी में मिलती है। तो चंबल नदी का उद्गम कहाँ से मैं कई बार बता चुका हूँ, वो है जानापावा। जानापावा की पहाड़ी जो कि 881 मीटर ऊंची मालवा की पठार की पहाड़ी कहलाती है। और ये कहाँ से है? महू तहसील से। महू तहसील जो कि इंदौर में आती है, ठीक है ना, वहां से इसका उद्गम है। और ये यमुना की सहायक, यानी कि उत्तर में फ्लो है, उत्तर की तरफ बहाव होते हुए यमुना की सहायक नदी बनती है। क्लियर है? और इसकी अन्य जो नदियां सहायक नदी है, जैसे कि मैं बता चुका हूं आपको, पार्वती, काली सिंध और क्षिप्रा, ये तीनों तो सहायक नदियां हैं। इसके अलावा अन्य भी बहुत सारी नदियां जो कि इसकी सहायक नदी है, जैसे कि कूनो नदी, मैं इसी के नीचे लिख रहा हूँ, कूनो नदी भी इसकी सहायक नदी है। उसके बाद में अन्य नदी कौन सी है? कुंवारी। कुंवारी नदी भी इसकी सहायक नदी है, जो कि आगे जाके, ठीक है ना, किसमें मिल जाती है? गंगा की द्रोणी में। ये सब बता रहा हूँ, ये गंगा की द्रोणियां कहलाती हैं, ठीक है ना। लेकिन ये कुंवारी नदी जो है ये चंबल की सहायक नदी है, लेकिन ये गंगा की द्रोणी कहलाती है। इसलिए कुंवारी को यहाँ से मैं अभी हटा देता हूँ, ठीक है ना, कंफ्यूजन आपका क्रिएट ना हो, इसलिए आई एम इरेजिंग दैट पर्टिकुलर वन। ठीक है, तो कूनो नदी जो है ये चंबल की सहायक नदी है। इसके अलावा बनास नदी, ठीक है ना, बनास नदी जो कि कहाँ से है? राजस्थान से। राजस्थान की अरावली, अरावली पर्वत श्रेणी से इसकी उद्गम है, और ये चंबल में जाके मिल जाती है। क्लियर हो गया? इसके बाद में कौन सी? काली सिंध तो मैंने आपको बता ही दिया, और अन्य नदी कूनो बता दी आपको, ठीक है। कुंद नदी, कुंद नदी जो है, जो कि गुना से इसका उद्गम है, गुना जिले से, ठीक है। तो ये भी इसकी सहायक नदी है। तो ये सारे पॉइंट्स बहुत इंपॉर्टेंट है, छोटे छोटे हैं, लेकिन इस पे क्वेश्चन अगर एक आध बन भी गया ना तो कंफ्यूजन ज्यादा क्रिएट करेंगे, इसलिए आपको ये सब याद रखना है कि कौन कौन सी सहायक नदियां हैं इसमें। क्लियर हो गया? चलिए, और एक और नदी है, वो है बामनी नदी, ठीक है ना, धीमे धीमे याद आ रहा है, मैं आपको बता रहा हूँ, ठीक है। और मेज नदी, ये सारी नदियां जो हैं ये चंबल की सहायक नदियां हैं। चलिए आगे बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन आ गया, किस नदी को छिंदवाड़ा जिले की जीवन रेखा कहा जाता है? लाइफ लाइन कहा जाता है, छिंदवाड़ा जिले को लाइफ देने वाली नदी है वो। तो वो कौन सी है? सीतारेवा, पेंच, बोदरी या फिर कुलबहरा? तो इसकी सही विकल्प है कुलबहरा। जो कुलबहरा नदी है ये छिंदवाड़ा की जीवन रेखा कही जाती है, और छिंदवाड़ा को ये जल देती है, छिंदवाड़ा की आबादी को ये पानी पिलाती है, ठीक है ना। और इसका जो उद्गम है वो कहाँ से है? ये भी आपको पता होना चाहिए, ये है उमरेठ तहसील से। उमरेठ जो तहसील है वहां से इसका उद्गम है। और ये किसकी सहायक नदी है? ये पेंच में जाके मिल जाती है, पेंच नदी में जाकर ये मिल जाती है। पेंच नदी की ये सहायक नदी है, यानी कि टोटल ये 80 किलोमीटर, ठीक है ना, 80 किलोमीटर की दूरी तय करते हुए ये, ठीक है ना, टोटल 80 किलोमीटर की दूरी तय करती है। देन उसके बाद में ये पेंच नदी में जाकर मिल जाती है, ठीक है। क्लियर हो गया? चलिए आगे बढ़ते हैं। लीजिए अगला प्रश्न आ गया 10वां। मध्य प्रदेश में जो स्नेह झरना है वो किन नदियों के द्वारा बनाया जाता है? मतलब दो नदी हैं, दो नदी मिलकर ये स्नेह झरना बनाती हैं। चंबल सिंध, कैन खद्दर, बेतवा कैन या फिर सिंध कैन? तो इसका जो सही विकल्प है वो है कैन और खद्दर नदी, ठीक है ना। ये जो दोनों नदियां जहाँ मिलती हैं वहां पर स्नेह झरने का निर्माण होता है। अच्छा, ये स्नेह झरना है कहाँ पर? ये दोनों नदियां मिलती कहाँ पर है? तो ये है छतरपुर, ठीक है ना, ये आपको याद होना चाहिए। छतरपुर जो जिला है वहां पर जाकर मिलती हैं, वहां पे यहाँ पे संगम होता है, वहीं पर स्नेह झरने का निर्माण करती है, ठीक है ना। और ये खजुराहो से लगभग 22 किलोमीटर दूर है, छतरपुर में ही है खजुराहो, जो कि मध्य प्रदेश के यूनेस्को में शामिल हुआ। ये एक वो है पूरा का पूरा हेरिटेज प्लेस, जिसको कि 1986 में यूनेस्को की विश्व धरोहर में शामिल किया गया था। उससे 22 किलोमीटर दूर, ठीक है ना, ये दोनों नदियां खद्दर और केन नदी मिलती हैं, और वहां पर ये स्नेह झरना बनाती हैं। अच्छा, एक और बहुत इंपॉर्टेंट है, वो है 2017 में, ठीक है ना, इस पर्यटन स्थल को, जो इसका नाम है स्नेह झरना, इसको सर्वश्रेष्ठ पर्यटन का भी अवार्ड मिल चुका है, ठीक है ना। सर्वश्रेष्ठ, सर्वश्रेष्ठ पर्यटन अवार्ड, ठीक है ना, सर्वश्रेष्ठ पर्यटन अवार्ड, पर्यटन, ठीक है ना, पुरस्कार इसको मिल चुका है। ये भी क्लियर करना चाहिए आपको, है ना। क्लियर हो गया? ये दोनों नदियां यहाँ से बहती हैं, याद रखना, खद्दर और कैन,
ठीक है ना। केन नदी का उद्गम कहाँ से है? कैमूर की पहाड़ी से, कटनी के पास से। ठीक है, क्लियर हो गया। चलिए आगे बढ़ते हैं। अगला प्रश्न आ गया, कोपरा, व्यामा और व्यारना किस नदी की ये सहायक नदियां हैं? ठीक है ना, सहायक नदियों के बारे में बिल्कुल जानकारी मिलनी चाहिए। क्वेश्चंस इतने डीप पूछे जाने वाले हैं, कंपटीशन इतना ज्यादा बढ़ गया है, जितने ज्यादा विद्यार्थी उतने ज्यादा कंपटीशन, और जितने ज्यादा कंपटीशन उतने ज्यादा ही डीप, ठीक है ना, बाल की खाल निकालने वाले क्वेश्चंस आपके सामने आएंगे। दैट्स व्हाई यू विल गेट दैट टाइप ऑफ क्वेश्चंस इन माय एमसीक्यू सीरीज। तो बिल्कुल ध्यान से आप समझिएगा। देखिए, कोपरा, ब्यामा और व्यारना ये किस नदी की सहायक नदी? ऑप्शन आपके सामने है, बेतवा, चंबल, केन और ताप्ती। तो इसका सही विकल्प है, देखिए ऑप्शन ऊपर नीचे हो गए, कंफ्यूज नहीं होगा, ए सी बी डी। तो इसका सही विकल्प है कैन नदी। ठीक है ना, कैन नदी की ये सहायक नदी है तीनों। ठीक है, कैन नदी जो कि मैं आपको पिछले प्रश्न में बता चुका हूँ, ये कैमूर, कटनी से इसका उद्गम है, कैमूर की श्रेणी से। ठीक है, और इसके अलावा अन्य नदी भी हैं जो कि कैन की सहायक नदी हैं। ये तीनों नदियां तो मैंने आपको बता दी, कोपरा, व्यामा और व्यारना। इसके अलावा दूसरी नदियां भी हैं, जैसे कि है बघेरनी नदी, बारना, उर्मिल। देखिए मैंने उर्मिल के बारे में आपको, बहुत इंपॉर्टेंट है, ठीक है ना, उर्मिल नदी जो कि जिस पे परियोजना संचालित की गई है छतरपुर में, ये उर्मिल नदी भी कैन की सहायक नदी है, मैंने आपको पिछले प्रश्नों में भी बताया था। ठीक है ना, बेबस नदी, सोनार नदी, ठीक है ना, ये सारी इसकी सहायक नदियां हैं, इंपॉर्टेंट है। उर्मिल नदी को बिल्कुल याद कर लीजिएगा, इस पे परियोजना चल रही है और इस पे ताप विद्युत परियोजना भी चलाई जा रही है। ठीक है ना, उर्मिल नदी पर, वो सॉरी, जल विद्युत, कंफ्यूजन हो गया, जल विद्युत, क्योंकि नदी पर जल विद्युत परियोजना ही चलती है। जल विद्युत परियोजना भी इस पर संचालित हो रही है, जो कि उत्तर प्रदेश और मध्य प्रदेश की सहायक परियोजना है। ठीक है ना, मतलब संयुक्त परियोजना है। क्लियर हो गया। इसमें मध्य प्रदेश को 60% रेशो है और 40% उत्तर प्रदेश को इसमें लाभ मिलता है। ठीक है ना, ये एमपी का है, जो कि उर्मिल के बारे में बता रहा हूं। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। अगला प्रश्न आ गया, हलाली जलाशय जिस नदी पर है उसे पहले क्या कहा जाता था? जामनी, रीवा, थवा या फिर थाल। इसका जो सही विकल्प है वो क्या है? तो इसका सही विकल्प है थाल। देखिए, पहले इसको थाल के नाम से जाना जाता था, थाल जलाशय। ठीक है ना, हलाली जलाशय जिस नदी पर है उसको पहले कहा जाता था, हलाली नदी को थाल नदी के नाम से जाना जाता था। दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट। और हलाली का मतलब क्या होता है? हलाली का मतलब होता है कत्ल, कत्ल की नदी, कत्ल की नदी। यहाँ पर मतलब कि इतनी डेंजर इसमें खाइयां हैं यहाँ पर, जिसमें कि मरने की पूरी संभावना होती है, कत्ल की नदी, इसलिए इसका नाम रखा गया है। और ये किसकी सहायक नदी है? हलाली नदी, ये बेतवा की सहायक नदी है। ठीक है, ये मैं आपको पहले ही बता चुका हूँ। और इस पर हलाली परियोजना, ठीक है ना, जिससे कि लाभान्वित जिले कौन से हैं मैं आपको पहले भी बता चुका हूँ पिछले प्रश्नों में, रायसेन और विदिशा, ये दोनों जिले इससे लाभान्वित होते हैं। और इस पर हलाली परियोजना के नाम से या फिर अशोक सागर परियोजना, मैं आपको पहले इसके बारे में बता चुका हूँ कई बार, बार बार रिपीट ही हो रहा है, जिससे आपकी रिवीजन कंसिस्टेंट हो। ठीक है ना, अशोक सागर परियोजना के नाम से भी जानते हैं या फिर हलाली परियोजना के नाम से भी जानते हैं। ये परियोजना यहाँ पर संचालित की जा रही है। ठीक है, क्लियर हो गया। चलिए, अच्छा, यहाँ पर लोकल लोग हलाली नदी को बाण गंगा के नाम से भी जानते हैं। ठीक है ना, बाण गंगा, बाण गंगा भी पुकारते हैं हलाली नदी को। ठीक है, और थाल नदी, थाल नदी, बाण गंगा नदी, ठीक है, या फिर हलाली नदी या फिर कत्र की नदी भी कहा जाता है हलाली नदी को। और ये विदिशा जिले में है। ठीक है ना, विदिशा जिले से इसका उद्गम हुआ है। चलिए आगे बढ़ते हैं। अगला प्रश्न आ गया, मध्य प्रदेश की कौन सी नदी गुना जिले को विभाजित करती है दो भागों में? दो भागों में बढ़ जाता है वो, कौन सी नदी है वो? जामुनी, तवा, सिंध या फिर तमसा या तमस। तो इसका सही विकल्प है सिंध नदी। सिंध नदी ही है जो कि गुना जिले को दो भागों में विभाजित कर देती है। ठीक है, और सिंध नदी का उद्गम कहाँ से है? ये विदिशा से उसका उद्गम है, और विदिशा की सिरोंज तहसील से इसका उद्गम है। ठीक है, और ये कहां पर जाकर मिलती है सिंध नदी? सिंध नदी मिलती है ये इटावा में, यूपी में जाके मिलती है, इटावा के पास में। क्लियर हो गया। सिंध नदी किससे मिल जाती है? यमुना नदी से, यमुना नदी से आकर ये मिल जाती है। क्लियर हो गया। चलिए आगे बढ़ते हैं। अगला प्रश्न आ गया, मध्य प्रदेश की बहुटी या बहुती जलप्रपात किस नदी पर स्थित है? मध्य प्रदेश में जो बहुटी जलप्रपात है, या फिर उसको बहुती बोलते हैं या बहुटी बोलते हैं, किस नदी पर स्थित है?
टोन्स, ओदा, कैन या फिर महाना नदी पर। तो इसका जो सही विकल्प है वो है ओदा नदी। ओदा नदी जो कि किसकी सहायक नदी है ये है टोन्स की सहायक नदी, जो ऊपर लिखा हुआ है ना, तो ये टोन्स की सहायक नदी है, टोन्स या फिर तमस। टोन्स नदी की ये सहायक नदी है, सहायक, ठीक है ना, सहायक नदी है। उस पर ये बहुटी जलप्रपात का निर्माण होता है। और ये कहाँ पर होता है? ये रीवा जिले में ही होता है, याद रखिएगा। रीवा जिले जिसमें कि चचाई जलप्रपात भी है। रीवा जिले की नई गढ़ी, ठीक है ना, नई गढ़ी तहसील, नई गढ़ी तहसील में इसका जलप्रपात का निर्माण होता है। और ये जलप्रपात 142 मीटर ऊंचा है जलप्रपात, ठीक है ना, उतनी ऊंचाई से गिरता है। और ये मध्य प्रदेश का दूसरा सबसे ऊंचा जलप्रपात है, यानी कि इतनी गहराई से गिरने वाला। सबसे पहला कौन सा है? सबसे पहला है चेचाई जलप्रपात, जो चेचाई है, जो कि 175 मीटर ऊंचाई से गिरता है। ये पहले नंबर पर आता है। और दूसरे नंबर पर बहुटी जलप्रपात आता है, जो कि टोन्स नदी की सहायक नदी ओड पर बनता है। क्लियर हो गया? अगर इसको फीट में देखा जाए तो यह 446 फीट ऊंचाई से गिरता है। क्लियर हो गया? तो वन ऑफ द इम्पोर्टेंट फैक्ट जो मैं आपको ये बता रहा हूँ, चेचाई पहले नंबर पर, दूसरे नंबर पर अपना बहुटी जलप्रपात है। एक और आता है रीवा में, वो है केवटी जलप्रपात, ठीक है ना, उसको भी आपको याद रखना। केवटी जलप्रपात भी है जो कि रीवा में है। इस तरीके से 3 वाटरफॉल जो कि बहुत ही इंपॉर्टेंट बड़े बड़े वाटरफॉल जो कि रीवा जिले में है। तो इसलिए रीवा को जलप्रपात की नगरी या वाटरफॉल की सिटी भी कहा जाता है। तो दोस्तों ये थे टोटल 15 प्रश्न जो कि मैंने आपके सामने रखे, बेहद इंपॉर्टेंट नदियों पर आधारित। आपको क्वेश्चंस कैसे लगे बताएं मेरे को। कमेंट आपके बहुत इंपॉर्टेंट है मेरे लिए। आप जितना ज़्यादा कमेंट करेंगे उतना ज़्यादा मुझे पता चलेगा कि मेरे क्वेश्चंस आपको कैसे लग रहे हैं। साथ ही साथ में वीडियो को आप लाइक बटन जरूर दबाते जाएं, ठीक है ना। लाइक बटन भी बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, क्योंकि वीडियो बना रहा हूं तो मैं चाहता हूं कि आपके द्वारा आपको कैसे लग रहे हैं वीडियो। लाइक अच्छे लग रहे हैं तो लाइक करें, और नहीं लग रहे हैं तो डिसलाइक करें। दोनों ही व्यूज़, दोनों ही रिव्यू आपके बहुत इंपॉर्टेंट है मेरे लिए। दोनों ही रिव्यू दीजिएगा। साथ ही साथ में वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें, जिससे कि अन्य विद्यार्थी भी देखें और ये सारे क्वेश्चंस अटेम्प्ट कर पाएं। और मेरा चैनल स्टडी कॉन्सेप्ट भी आप सब्सक्राइब कर लीजिए। साथ ही साथ में टेलीग्राम का जो चैनल बना के रखा है, उसका लिंक आपको सीधे स्टार्टिंग में मिल जाएगा, वो भी आप ज्वाइन कर लीजिए, जिससे कि आपको वहाँ पर पीडीएफ नोट्स और साथ ही साथ में आपको सारी वीडियोस की लिंक भी मिल जाएंगे, सारे नोटिफिकेशन वहाँ मिलेंगे। तो वहाँ से आप एक एक करके सारी वीडियोस देख सकते हैं मेरे स्टडी कॉन्सेप्ट चैनल का। तो इसी के साथ में अपना वीडियो मैं यही समाप्त करता हूँ। अगला वीडियो लेके फिर हाजिर होऊंगा। जय हिंद, जय भारत।